एक सेकंड, आवाज देख लिया जाए। ठीक है, चलिए आइए। अब आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था और हमने सीखा था क्या क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न, उससे निकलेगा फिर वेरिएंस, और वेरिएंस के बाद हमने समझा था स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, एक सिंगल सिक्योरिटी के लिए, मतलब अगर किसी भी कंपनी के एक शेयर का बात करें उसके लिए सीखा था, एक शेयर का। पोर्टफोलियो के केस में क्या होगा सीखेंगे आगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कोवेरिएंस और कोरिलेशन। तो कोवेरिएंस और कोरिलेशन देखा जाए तो फिर इसी सीरीज का आगे का पार्ट है सिर्फ। ठीक है, कोरिलेशन, कोएफिशिएंट, समझिएगा। सिंगल सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल सकता है, वेरिएंस सिंगल सिक्योरिटी का निकल सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिंगल सिक्योरिटी का निकल सकता है। लेकिन कोवेरिएंस के लिए दो सिक्योरिटी आपको चाहिए होगा। नाम क्या है, कोवेरिएंस। अगर किसी पोर्टफोलियो में सिर्फ दो ही सिक्योरिटी है, दो ही सिक्योरिटी, दो ज्यादा नहीं, दो ही सिक्योरिटी है, तो उन दोनों के बीच वेरिएंस क्या है, उसे कहते हैं हम लोग कोवेरिएंस। ठीक है, और कोरिलेशन क्या होता है, तो अगर एक बार आपने कोवेरिएंस निकाल लिया, कोरिलेशन का मतलब होता है वो दोनों सिक्योरिटी एक दूसरे से कितने कोरिलेटेड है। कहने का मतलब कि अगर एक में 1% का चेंज होगा मान लेते हैं, तो कितना ये उससे रिलेटेड है कि इसमें कितना चेंज होगा। मान लीजिए सिक्योरिटी, दो सिक्योरिटी आपके पास, ए है और एक बी है। ठीक है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज करता है -1, 0 और 1, इसी के बीच में। ये ना तो इससे कम हो सकता है ना इससे ज्यादा हो सकता है, समझ गए। तो अगर ए और बी के बीच अगर हम कहें कोरिलेशन कोएफिशिएंट है -1, इसका मतलब होता है वो लोग एक दूसरे से कोरिलेटेड है ही नहीं। कहने का मतलब दोनों का रिटर्न जो है एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता, अपने आप मूव कर रहा है दोनों, दो डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम जीरो कहते हैं, सॉरी बस भूल गया मैं, फिर से थोड़ा बैक आइएगा, गलती हो गया थोड़ा सा फ्लो में। अगर हम जीरो कहते हैं तब होता है कि वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जीरो कहने का मतलब हुआ कि वो रिलेटेड नहीं है। कब, जीरो, जो मैंने आपको -1 के लिए कहा वो बेसिकली जीरो के लिए था। थोड़ा सा बोलने बोलने में गलती हो गया। तो अगर जीरो आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कहने का मतलब होता है दो सिक्योरिटी है ए और बी, वो दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, दोनों अपने अपने किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, -1 का मतलब होता है दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। मतलब अगर बी बढ़ेगा रिटर्न तो ए का रिटर्न घटेगा। आया समझ में। अगर बी मान लेते 10% है, 10% है, तो अगर ये 1% बढ़ा तो ये क्या होगा, 1% घटेगा। मान लेते ये 12% है, तो ये 1% माइनस होगा। ठीक है, अगर -1 है तो 1 क्या होता है, 1 होता है परफेक्टली कोरिलेटेड। कहने का मतलब अगर ए 1% बढ़ा तो बी भी 1% बढ़ेगा। ठीक है, जनरली वो इसके बीच में फॉल करेगा, किसी का 0.86 आएगा, कभी 0.74 आएगा, कभी 0.75 आएगा। ठीक है, 0.968 आएगा, पर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ना -1 से कम नहीं हो सकता, ये क्लियर रखिएगा। अब ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये इन दोनों का यूज करके निकलता है, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोवेरिएंस का। समझिए, स्टैंडर्ड डिविएशन और कोवेरिएंस का। तो कोवेरिएंस क्या है, तो कोवेरिएंस कुछ नहीं है। अगर हम मान ले एक सिक्योरिटी ए है और एक सिक्योरिटी बी है, ठीक है, तो सिक्योरिटी ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे लिखा जाएगा, ए बार, सिक्योरिटी बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न आप कैसे निकलिएगा, बी बार। ठीक है, अब जब आपको सबसे पहले कहीं भी अगर कोवेरिएंस निकालने के लिए डायरेक्टली दे दिया जाए,
आपको रिटर्न दिया जाए, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपने सीखा होगा a माइनस ए बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n, ठीक है, सम करने के बाद, या फिर अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो a माइनस ए बार का स्क्वायर इंटू p, मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, का सम। वैसे इसके केस में हम कह सकते हैं b माइनस बी बार का स्क्वायर का सम डिवाइड बाई n, या फिर इसके केस में अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो हम कह सकते हैं b माइनस बी बार का स्क्वायर होल का स्क्वायर है, वैसा b माइनस बी बार का होल स्क्वायर इंटू p, ठीक है, कोई दिक्कत। इससे आपको मिल जाएगा वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट करिएगा तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, समझिए। तो कोवेरिएंस कैसे निकाले, तो कोवेरिएंस का तरीका है सिंपली यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से आप कोवेरिएंस को याद रख सकते हैं। कैसे सर, a माइनस ए बार का स्क्वायर था, लेकिन कोवेरिएंस के केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि दो सिक्योरिटी के बीच निकाल रहा है, वो दूसरा होता है मार्केट भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये बाय द वे मार्केट होता तो कुछ नहीं, m माइनस एम बढ़ लेते हैं हम, और क्या लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस ए बार का इंटू बी माइनस बी बार, इस पर हमने स्क्वायरिंग नहीं किया, ध्यान दिया होगा, हमने स्क्वायरिंग नहीं किया, b माइनस बी बार, या तो ये डिवाइड बाई n होगा अगर हिस्टोरिकल डाटा है तो, या फिर मल्टीप्लाई बाई p होगा अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो, ठीक है। या तो डिवाइड बाई n या मल्टीप्लाई बाई p, दोनों एक साथ नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है, लिख बस ऐसे रहा हूं, या तो डिवाइड बाई n अगर हिस्टोरिकल डाटा है तो, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई बाई p, ओके, ठीक है। और उसका सम, ये आपका निकालेगा कोवेरिएंस, समझ गए। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो खैर कोवेरिएंस नहीं है, फॉर्मूला कोवेरिएंस का, सर कोरिलेशन का फॉर्मूला कैसे होगा, ये निकल गया आपका कोवेरिएंस ए बी, मैंने ए और बी के बीच का कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन आपने निकाल रखा था, स्टैंडर्ड डिविएशन दूसरे सिक्योरिटी का, ये आपका हो जाएगा कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन ए बी, इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं आर ए बी से, ठीक है। आप आर ए बी लिखिए, आर एक्स वाई लिखिए, आर एन जेड लिखिए, आपका इच्छा, क्योंकि सिक्योरिटी ए और बी है तो समझने के लिए हम लोग आर ए बी लिखे, समझ में आ गया। ये हो गया आपका कोवेरिएंस ए बी, और ये आपका हो गया कोरिलेशन ए बी। और आप देख रहे होंगे सारा जो आपका ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से ही पहला फॉर्मूला दूसरे फॉर्मूला को, दूसरा फॉर्मूला तीसरे वाले में, तीसरा चौथे वाले में, चौथा पांचवें वाले में। तो अगर इस सीरीज को आपने समझ लिया तो बहुत ही इजी है आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला क्या है सर, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वहां पे क्या है सर, दो फॉर्मूला, हिस्टोरिकल डाटा और फ्यूचरिस्टिक डाटा, जहां प्रोबेबिलिटी दिया होता है। हिस्टोरिकल डाटा में सर जो भी रिटर्न उसको जोड़ लेंगे सारे पीरियड का और डिवाइड बाई n, ठीक है, रिटर्न को r से लिख देते हैं। अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो सर r इंटू प्रोबेबिलिटी का सम। अगर हम लोग बात करें सर वेरिएंस का, तो वेरिएंस कुछ नहीं है सर, अगर हमने पहले निकाल लिया, मान लेते हैं सिक्योरिटी एक्स था, तो वो क्या होगा, एक्स बार इक्वल्स टू दिस, एक्स बार इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब क्या आएगा वेरिएंस, सर कुछ नहीं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यहाँ सम इसका होगा, ध्यान रखिएगा, इसका सम हो जाएगा सारा, उसके बाद डिवाइड बाई एन, यहाँ पे क्या होगा सर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू पी, इसका सम, इसका सारे का सम, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ जो वेरिएंस आया उसका अंडर रूट,
यहाँ जो वेरिएंस आया उसका अंडर रूट, ठीक है। इसका साइन क्या है, डिविजन स्क्वायर, ये क्या है, डिविजन, ठीक है। इसको हम लोग एक्स बार कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ ठीक। अगर कोवेरिएंस की बात करें तो वहां कम से कम हमें दो सिक्योरिटी चाहिए होगा। तो हम वेरिएंस वाले फॉर्मूला में x माइनस एक्स बार स्क्वायर था, तो इसको सर हम लिख देते ना x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बस करना क्या है, एक एक्स बार को हटा दीजिए, वहां वाई माइनस वाई बार ले लीजिए, वो काम कर दो, याद रखने के लिए, फॉर्मूला याद रखने के लिए, ठीक है। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला आप वेरिएंस के फॉर्मूला से याद रख सकते हैं। करना क्या है सर, वहां पे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो सर एक तो ले लेंगे, दूसरा ये कोवेरिएंस हमेशा दो सिक्योरिटी के बीच में निकलेगा, दूसरा होगा y माइनस वाई बार। अगर हिस्टोरिकल डाटा है तो इसका सम होने के बाद डिवाइड बाई n। अगर हिस्टोरिकल फ्यूचरिस्टिक डाटा है तो उस केस में x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मैंने सेकेंड सिक्योरिटी का रिटर्न, इंटू p, उसके बाद सम, काम खत्म। अगर कोरिलेशन की बात करें तो सर कोवेरिएंस निकल गया था ना, क्या निकला था, एक्स वाई डिवाइड बाई डिविएशन एक्स डिविएशन वाई। यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, चाहे फ्यूचरिस्टिक हो चाहे हिस्टोरिकल डाटा हो, यहाँ पे फॉर्मूला सेम है। तो फॉर्मूला बदला कहाँ कहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर, ठीक। तो आपको फॉर्मूला का एक सीक्वेंस दिख रहा होगा कैसे निकलता है, तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा, समझ गए, कोई दिक्कत। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं 2 में क्या पूछा गया हमसे। हमसे 2 बोलता है कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मार्केट प्राइस मार्केट कंडीशन आफ्टर 1 ईयर। जब भी बोला आफ्टर 1 ईयर मतलब क्या, फ्यूचरिस्टिक डाटा है, फ्यूचरिस्टिक डाटा है। प्रोबेबिलिटी दिया, मार्केट अच्छा रहा तो 0.25% प्रोबेबिलिटी है मार्केट प्राइस 115 हो जाएगा, डिविडेंड 9 रुपया मिलेगा। अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो प्रोबेबिलिटी 50% है ऐसा होने का, मार्केट प्राइस 107 रुपया हो जाएगा, डिविडेंड 5 रुपया मिलेगा। अगर मार्केट बहुत खराब रहा उसका प्रोबेबिलिटी 25% है, मार्केट प्राइस 97 हो जाएगा, डिविडेंड 3 रुपया मिलेगा। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे सर, रिटर्न निकालना है। रिटर्न निकालने के लिए क्या फार्मूला मैंने कहा था, कुछ फार्मूला है ही नहीं, अर्न वाई इन्वेस्ट, अर्न वाई इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में भी तुम लोग एक फार्मूला पढ़ते हो, फार्मूला है ही नहीं, मुझसे पूछो तो है फार्मूला क्या, एनएवीटी माइनस एनएवीटी माइनस 1 प्लस सी प्लस आई बाई एनएवीटी। इसको बच्चे रटते हैं, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है या फिर ये अर्न वाई इन्वेस्ट है। आपने क्या कमाया, क्या इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया एनएवीटी माइनस 1, वो हो गया है एनएवीटी, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल डेप्रिसिएशन जो भी हुआ। और आपको जो अदर इनकम मिला, चाहे डिविडेंड, सॉरी डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट, डिवाइड बाई आपने क्या इन्वेस्ट किया था, एनएवीटी माइनस 1। इसको रटते हैं, सीरियसली रटते हैं बच्चे, क्यों रट रहे हो, रिटर्न का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। रिटर्न क्या है, अर्न वाई इन्वेस्ट। तो सर यहाँ पे हमको अर्न तो दिख रहा है 9 रुपया 5 रुपया 3 रुपया, यहाँ सर कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए होगा। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या कैपिटल डिप्रिसिएशन अवश्य बात है, एप्रिसिएट डिप्रिसिएट कर गया हो, दोनों चीज हो सकता है। सर उसके लिए हमको P0 चाहिए, क्या हमने इन्वेस्ट किया वो चाहिए, क्या हमने इन्वेस्ट किया क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया गया है सर। अब इस लाइन को पढ़ने में तुम सोचो क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता है, ठीक है, पर बोल बड़ा सिंपल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, क्या समझे, अंग्रेजी बोल रहा है। कैसे बोला, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का 106 रुपया है, ठीक है, विच इज कम, जो ये कंबाइन है, मैंने ये जो मार्केट प्राइस बोला वो कंबाइन है, 10% बोनस डिवेंचर ऑफ ₹6 ईच,
मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 106 रुपया है इसमें 6 रुपया का डिवेंचर का प्राइस भी जोड़ रखे हैं। तो भैया शेयर का प्राइस क्या है? 100। बोल रहा है मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का 106 रुपया है, उसमें हम 10% बोनस डिवेंचर मेरे पास एक है 6 रुपया का, उसका प्राइस जोड़े हुए हैं, कंबाइन है, 106 के साथ है। इसका मतलब 106 में 6 घटा दे तो हमको इक्विटी शेयर का प्राइस मिल जाएगा। अगर वो इक्विटी शेयर का प्राइस मिल गया तो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होगा? यहाँ पे सर -100 करेंगे 15 रुपए है, यहाँ पे -100 करेंगे सर 7 रुपया है, और यहाँ पे कैपिटल डिप्रिशिएशन हो गया, मैंने घट गया हमारा कैपिटल, 3 रुपए का लॉस। तो अगर सर रिटर्न की बात करें तो 15 + 9 कितना कमाया हमने? सर 15 + 9 24, तो 24/100 सर 24%। सर ये यहाँ पे हमने 7 रुपया कमाया, 7 + 5 12, डिविडेंड ना, डिविडेंड 5 रुपया मिला है। अगर ये डिविडेंड परसेंटेज में दिया होता ना तो 7/100 करते +5% करते, और यहाँ डिविडेंड रुपये में दिया है। अगर ये डिविडेंड परसेंटेज में देता तो कुछ नहीं करते, कहते 7/100 7% हुआ +5%, 12% होता। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बेस 100 है इसलिए 12 है, तो कुछ और आता आंसर, नो डाउट 12%। यहाँ तो सर जीरो हो गया, जीरो हो गया ना, एक सर डिप्रिसिएट कर गया तो -3 वहां लॉस हुआ कैपिटल, लेकिन मेरा 3 रुपया का डिविडेंड मिला तो जीरो पे रह गया। तो यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा सर? 0/100, 0%। अब आप बताइए एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा इसका? एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा इस क्वेश्चन में? सर 24 + 12 + 0/n कर दे? नहीं ना, फ्यूचरिस्टिक डाटा है। तो आप क्या करिएगा? 24 × 0.25, 12 × 0.50 और 0 × 0.25, क्या करिएगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका होगा 24 × 0.25 प्लस 12 × 0.50 प्लस 0 × 0.25। ठीक है, तो कितना हो गया ये? कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा अपना। ठीक है, इसमें करना थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत लंबा समय ले लेगा क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटर का यूज़ होता है। 6%, ये भी 6%, और यहाँ तो जीरो रहेगा वैल्यू, तो 12% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आया। कोई दिक्कत? 12% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आया। मतलब अगर मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 12% कमाने का उम्मीद है। ठीक है, एक्चुअल में क्या कमाएंगे उसका बात नहीं हो रहा है। अगर मैं इस शेयर में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे 12% कमाने का उम्मीद है। क्वेश्चन ने आगे कहा था कि वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर इफ बायबैक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द इन्वेस्टर। अब ये क्या था? तो बोला जो अपना कंपनी है जिसका ये शेयर है वो ऑफर कर रहा है बायबैक, किसका? डिवेंचर का। तो अगर डिवेंचर का वो बायबैक ऑफर कर रहा है तो डिवेंचर का अगर नोटिस करें तो क्या था? 10% डिवेंचर था, 10% डिवेंचर था, मतलब डिवेंचर पे वो क्या रिटर्न मिलेगा? 10%, 10% मिलेगा ना। जबकि अगर हम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दे तो 12% मिलेगा। तो अगर कंपनी हमको बायबैक ऑफर कर रहा है तो अच्छा है कि बायबैक कर दे, दे उसको, ले अपना शेयर यार, डिवेंचर। अरे जब शेयर में इन्वेस्ट करके 12% कमा सकते हैं तो 10% में क्यों इन्वेस्ट रखेंगे? यही क्वेश्चन का आगे का पार्ट था, जो बोलता है कि कंपनी आपका बायबैक ऑफर कर रहा है तो क्या वो बायबैक लेना सही रहेगा? तो हम कहेंगे हाँ बायबैक लेना सही रहेगा, पर वो करने के पहले हम निकालेंगे क्या? एक सेकेंड, हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको ये लोग वेरिएबिलिटी भी कहता है। ठीक है, क्यों निकालें स्टैंडर्ड डिविएशन? जरूरी है निकालना, खैर उसका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आपका जो आंसर है कि 12% पे क्यों इन्वेस्ट रखे, उसके पीछे यही सिंपल रीजन है जो यहाँ लिखा गया है कि देयर इज अ रीजनेबल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 12% फ्रॉम मार्केट। तो अच्छा है ना कि 12% वाले में इन्वेस्ट करें, 10% में क्यों रखें? ठीक है।
अब आते हैं हम लोग वेरिएबिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। तो काफी इजी है सर, कुछ करना ही नहीं है। 12% आया है सर, हाँ आया है। पहले सर वेरिएंस निकालेंगे, ऑब्वियस सा बात है, जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का बात आए वेरिएंस निकालना पड़ेगा आप। सर वेरिएंस कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक क्या था 24, एक्स बार क्या था 12 स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या था 0.25। दूसरा क्या था आप, सर दूसरा था हमारा 12 माइनस 12 का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी क्या है सर 50%। तीसरा क्या था आपका, सर वो तो जीरो था, तो जीरो माइनस 12 का स्क्वायर इंटू 0.25। अब मुझे पता है ऊपर वाले में क्योंकि स्क्वायरिंग है तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। सर नेगेटिव क्या, को वेरिएंस आपका नेगेटिव आ सकता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव आ सकता है। क्यों, जब कोवेरिएंस नेगेटिव आया, अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिपेंड ही करता है आपका कोवेरिएंस के ऊपर, तो वो भी नेगेटिव हो सकता है। तो पहला क्या होता है 144 इंटू 0.25, ऑब्वियस सा बात है, ये तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी 144 इंटू 0.25, निकाल लीजिए कितना हुआ, 22 होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, कुछ नहीं, √72, ये आपका 8.49%। समझिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, काफी इजी है, कुछ करना ही नहीं है। अगर मुझसे पूछो, अगर मुझे पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी दिया जाए तो मैं उसे अगर टैबुलर फॉर्म में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ 15 मिनट मैक्सिमम, अगर टैबुलर फॉर्म में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ तो, अगर टैबुलर फॉर्म में सॉल्व करे तो ज़्यादा समय ले सकता है, इसलिए मैं टैबुलर फॉर्म को इग्नोर करता हूँ हमेशा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। बस दिक्कत ये है कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पहले दे दिया है, तो अब क्या किया जाए। तो हम एक काम करेंगे, ये क्या है बंद हुआ यार, चल रहा है ना, तो आवाज बंद, सर एक काम करते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम लोग निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर अपने प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उसके आगे जो क्वेश्चन है पोर्टफोलियो पे है। अब आएगा पोर्टफोलियो आपका, अब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आगे सिखाया जाएगा, अब आपको समझाया जाएगा कैसे आप निकालिएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का। अभी तक हमने क्या सीखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न सिंगल सिक्योरिटी का, स्टैंडर्ड डिविएशन सिंगल सिक्योरिटी का, वेरिएंस सिंगल सिक्योरिटी का, कोवेरिएंस कभी भी सिंगल सिक्योरिटी का हो ही नहीं सकता, कोवेरिएंस कभी भी सिंगल सिक्योरिटी का हो, दो सिक्योरिटी चाहिए, कोवेरिएंस के लिए दो सिक्योरिटी चाहिए, कोरिलेशन के लिए दो सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। पर ये इसका काम कहाँ पड़ेगा सर, जब पोर्टफोलियो हो कम से कम। तो पहले पोर्टफोलियो के बारे में समझने से पहले हम लोग दो सिक्योरिटी के बीच का कोवेरिएंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, आंसर हमारे सामने है पर फिर भी हम निकालेंगे। चलिए, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड रिटर्न, सर 12% दिया था, डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% दिया था। अब दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, शायद निकालना पॉसिबल भी नहीं होगा, छोड़ो हटाओ, यहाँ दे ही दिया है सब कुछ, स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे दिया तुमको 10 और 18% और कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दे दिया, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है वो कर पाना। और कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं जहाँ पे पॉसिबल हो, ये पहले आपको वो सीखना जरूरी है। अच्छा, कल वाला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे वो सब चीज़ निकालने के लिए कहा है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन पे आते हैं, पहले समझ गए, पहले पोर्टफोलियो के अंदर घुसने से पहले हम लोग कोवेरिएंस और कोरिलेशन दो सिक्योरिटी के बीच कैसे निकलता है उसको सीख लिया जाए, उसके बाद हम लोग पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे और फिर समझेंगे कि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस कैसे निकलता है। पोर्टफोलियो का कोवेरिएंस नहीं निकलेगा, पोर्टफोलियो का कोरिलेशन नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि कोवेरिएंस और कोरिलेशन सिर्फ दो सिक्योरिटी के लिए होता है, और पोर्टफोलियो में
5 सिक्योरिटी हो सकता है, 6 सिक्योरिटी हो सकता है, 4 सिक्योरिटी हो सकता है, 10 सिक्योरिटी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो के लिए कभी भी कोवैरियंस और कोरिलेशन नहीं निकलेगा। कोवैरियंस और कोरिलेशन कब निकलता है? सिर्फ 2 सिक्योरिटी के लिए। 2 सिक्योरिटी हो सकता है, उसका सिक्योरिटी मार्केट हो। क्यों बावर कर रहा हूं मार्केट हो? आगे जाओगे समझ में आएगा कि कैसे उसका इस्तेमाल क्यों मार्केट होता है, क्यों मार्केट होता है, और कैसे वो बीटा का वैल्यू देगा, कब कैसे वो बीटा का वैल्यू निकालेगा उसके थ्रू। अब तक तुमने क्या सीखा था बीटा के बारे में? कुछ नहीं सर, हम लोग तो बस बीटा दिया, क्वेश्चन में दिया रहता था। अब बीटा को निकालना भी सीखेंगे हम लोग, पर आगे का पार्ट है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। पहले हम लोग इसी क्वेश्चन में आते हैं, और इन दोनों सिक्योरिटी के बीच में पहले तो कोवेरियंस निकालेंगे और फिर कोरिलेशन निकालेंगे। और उसके पहले हमें 3 चीज चाहिए होगा। क्या? एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड से पहले क्या आएगा? वेरिएंस, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद ही ना कोवेरियंस या कोरिलेशन निकलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। अगर हम सिक्योरिटी 1 की बात करें, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? तो उसको सर हम लोग ए बार से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग ए बार मान लेते हैं। 12, 18, 7, 14, 16, 15, 18, 20, 16, 22 सबको जोड़ लेंगे। सर हिस्टोरिकल डाटा है, डिवाइड बाई 10। हिस्टोरिकल डाटा है, डिवाइड बाई 10। तो चलिए कैलकुलेटर उठाइए। 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 22 डिवाइड बाई 10। 14.80%। ठीक है, एग्जाम में क्या करना है? लिख करके डिवाइड बाई लिख के बनाना। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दूसरा सिक्योरिटी का बात करें बी बार का, उसका कितना आएगा? तो सर 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 22 प्लस 20 डिवाइड बाई 10, 21%। कोई दिक्कत? हो गया, ए बार हो गया, बी बार हो गया। अब क्या हुआ सर? वेरिएंस। वेरिएंस, चलिए निकालते हैं वेरिएंस। अब वेरिएंस में देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 12 माइनस 14.80 का स्क्वायर। डाटा हिस्टोरिकल है तो कुछ नहीं करना है। अगर डाटा मेरा फ्यूचरिस्टिक होता तो मल्टीप्लाई बाई पी करते, तब ऐड करते। अभी सबको ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाई एन करेंगे। ठीक है, प्लस 8 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 7 ठीक है, प्लस 14 माइनस 14.80 का स्क्वायर। ये हमने कल भी बनाया था, पर फिर भी आज हम लोग दोबारा से बना रहे हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 16 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 18 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 14.80 का स्क्वायर प्लस 22 माइनस 14.80 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई 10। ये हो गया आपका इसका। चलिए इसका भी कर लेते हैं। इसमें क्या होगा सर? 20 माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 22 माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 24, अच्छा दो और प्लस लिखा गया, वो ठीक कर लीजिएगा अपना। 24 माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 18
माइनस 21 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्पेस नहीं है, एग्जाम में हम लोग सीधा स्ट्रेट लाइन लिखना हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, हॉरिजॉन्टली लिखाएगा। 15 माइनस 21 का स्क्वायर, 20 माइनस 21 का स्क्वायर, क्या हो गया, प्लस 24 माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 22 माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10। हो गया, कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ नहीं करना है, बस इक्वल्स टू निकालते जाइए। चलिए निकालिए सर। 12 माइनस 14.80 इक्वल्स टू माइनस 2.8। अब अगर कोवेरियंस निकालना है तो एक और चीज सीख लीजिए, एग्जाम का काम करता है। अगर कोवेरियंस निकालना है, ए और बी हमने माना है, तो ए और बी के बीच में, तो उसका फॉर्मूला है आपका क्या सर? ए माइनस ए बार हिस्टोरिकल डाटा है ना, बी माइनस बी बार का सम डिवाइड बाई एन, ठीक है। कोवेरियंस सर एक ही बार निकलेगा दोनों के बीच में, अलग अलग तो निकलेगा नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन तक ही अलग अलग है दोनों, उसके बाद तो एक ही हो जाएगा दोनों। तो अब क्या करेंगे सर, हमारा माइनस 2.8 आया ना, इसका माइनस 2.8। हम क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ जा करके कोवेरियंस के लिए माइनस 2.8 लिख देंगे और एक और ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। किसके लिए? बी माइनस बी बार के लिए, बी माइनस बी बार के लिए, उसके बाद प्लस लिख लेंगे। समझ गए? अब 2.8 का स्क्वायर है और बस सब बात है, तो 7.84 प्लस, आइए 8 माइनस 14.80, 8 माइनस 14.80 6.80, ठीक है। जाएंगे नीचे और वहां पे लिख लेंगे 6.80, ये भी माइनस में है, दूसरा ब्रैकेट बना लेंगे किसके लिए? बी माइनस बी बार के लिए, लिख लेंगे प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 6.80 का स्क्वायर 46.24, समझ गए? प्लस जाएंगे फिर ऊपर, अब आएगा 7 माइनस 14.80, 7.80, क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, सीधा सीधे यहाँ पे आएंगे, लिख लेंगे माइनस 7.80, बी माइनस बी बार के लिए जगह छोड़ देंगे, और यहाँ पे तो स्क्वायरिंग होगा सर, तो 60.84। कोई दिक्कत? आज कैलकुलेटर पे हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर रहा हूं मैं, आप भी वैसे करते जाइए। अब क्या होगा? 14 माइनस 14.80, ठीक है। 14 माइनस 14.80 कितना आया? माइनस 0.80, जाएंगे लिख लेंगे माइनस 0.80, बी माइनस बी बार के लिए ब्लैंक छोड़ देंगे और आएंगे हम ऊपर, यहाँ स्क्वायरिंग कर लेंगे 0.64 प्लस, अब आएगा 16 माइनस 14.80, ये होगा 1.20, 1.20, तो क्या करेंगे, जाके नीचे लिख लेंगे 1.20, बी माइनस बी बार का ब्लैंक छोड़ दिया हमने और इधर भी अपना मान लिया है, ठीक है। तो 1.20 का स्क्वायर 1.44 प्लस, ठीक है। आइए यहाँ तक हो गया अपना, 1 2 3 4 5 तक हो गया ना, 5 तक हो गया। 15 माइनस 14.80 0.20, ठीक है, 0.20 लिख लिया हमने, स्क्वायरिंग किया 0.04, 18 माइनस 14.80 3.20, ठीक है।
तो 3.20 का स्क्वायर 10.24 प्लस 20 है, 20 माइनस 14.80 5.20 और फिर 5.20 का स्क्वायर 27.04 फिर क्या आएगा 16 माइनस 14.80 1.20 लिख लेंगे, समझ गए, 1 2 3 4 5 6 9 पे आ गए, ठीक है। 1.20 का स्क्वायर 1.44 फिर 22 माइनस 14.80 7.20 फिर से आया, लिख लेंगे 7.20 बी माइनस बी बार अभी हमें पता नहीं है, इसका स्क्वायरिंग होगा 51.84। अब इन सबको जोड़ लीजिए, आपका निकल जाएगा कोवेरियंस। तो सर 7.84 प्लस 46.24 प्लस 60.84 प्लस 0.64 प्लस 1.44 प्लस 0.04 प्लस 10.24 27.04 प्लस 1.44 31.84, ये आपका हो गया क्या वेरिएंस। अगर बात करें स्टैंडर्ड डिविएशन की तो वो कितना हो जाएगा, वेरिएंस अभी नहीं हुआ, ध्यान रखना, एक गलती कर दिया तुमने, डिवाइड बाई n कौन करेगा, तो डिवाइड बाई 10, ये कितना होगा 20.76। अगर 20.76 का डिविएशन क्या होगा 20.76 का अंडर रूट 4.55 या 5756%, ठीक है, निकल गया एक। दूसरा ऐसे ही निकालते हैं, चलो, और उससे पहले चेक कर लेते हैं सही आया है कि नहीं। 4.56 ही है ना, 4 5 6 सही है 4.56। चलो दूसरा हम आते हैं सर 20 माइनस 21 एक, ऑब्वियस सा बात है, तो यहाँ पे क्या होगा एक, सर एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है ना, तो एक प्लस सर 22 माइनस 21 यहाँ भी एक, पर ध्यान दो अभी गलती हो गया, ये एक है पर ये यहाँ पे माइनस एक होगा, ध्यान रखना माइनस एक, क्यों 20 माइनस 21 माइनस एक, 22 माइनस 21 प्लस एक, तो यहाँ पे होगा प्लस एक, पर यहाँ पे होगा एक ही रहेगा, रुक जाओ, हाँ यहाँ पे रहेगा एक, ठीक है। ऊपर आओ फिर से 24 माइनस 21 तो 2 प्लस 2, ऑब्वियस सा बात है प्लस 2, तो प्लस 2 यहाँ लिख दो, ये क्या होगा 4 हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। उसके बाद 18 माइनस 21 तो 3 होता है, -3 ध्यान रखना -3 हुआ, तो -3 हुआ तो सर ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 4 है, ये प्लस नहीं है, 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। ऊपर आते हैं सर 15 माइनस 21 -6 -6 तो ये कितना होगा 36। उसके बाद 20 माइनस 21 फिर आया -1 आया, तो फिर लिखेंगे -1 और ये कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। फिर आया 24 माइनस 21 तो 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या होगा 9, फिर प्लस करेंगे 25 माइनस 21 4 प्लस 4, यहाँ पे कितना होगा प्लस 16, फिर 22 माइनस 21 1 प्लस 1, ध्यान रखना माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि को वेरिएंस नेगेटिव हो सकता है, वेरिएंस नेगेटिव नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है स्क्वायर हो जा रहा है,
लेकिन कोवेरिएंस नेगेटिव हो सकता है, इसलिए वहां पे हमेशा साइन का ध्यान रखना कोवेरिएंस के टाइम। तो एक का स्क्वायर तो एक ही, सॉरी एक ही आया था ना, हाँ एक का स्क्वायर एक। अब आओ यहाँ तक आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 20 माइनस 21 फिर -1, तो ये तो एक हो जाएगा ठीक है, पर ये क्या हो जाएगा -1। निकाल टोटल कितना हुआ, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, ठीक है कितना हुआ 1 + 1 + 9 + 4 + 36 + 1 + 9 + 16 + 2 29। सही है कि नहीं देख लो जरा एक बार, 84 था, कहीं गलती हुआ होगा तो। एक और 9 है, ये 9 होगा मतलब, यही गलती हुआ होगा। हाँ 24 माइनस 21 3 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया है, यही गलती हुआ है। 24 माइनस 21 9 है, तो ये 3 होगा ना, यहीं पर गलती हो गया था, तो 9 लिख लो, ठीक है। अब आ गया 84, 84/10, ये कितना हो गया 8.4। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो जाएगा, ये ए है स्टैंडर्ड डिविएशन, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन बी, तो 8.4 का √2.90। क्लियर, कोई दिक्कत। तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस निकल गया, साथ ही साथ हमारा कोवेरिएंस भी बन चुका है, देखोगे तो समझ में, साथ ही साथ हमारा कोवेरिएंस भी बन चुका है, ठीक है 2.90। क्योंकि हमारा कोवेरिएंस भी साथ ही साथ बन चुका है, तब उसको निकाल लिया जाए। चलो शुरू करते हैं। अब यहां भी इक्वल्स टू लिख करके कोवेरिएंस ए बी क्या होगा सर, -2.8, तो क्या करेंगे, देखो कैलकुलेटर में ध्यान देना, दिखेगा नहीं पता नहीं शायद, 2.8 लिखोगे और ये देखो यहाँ माइनस का साइन होगा, इसको क्लिक करोगे -2.8 हो जाएगा, इनटू 1, वो भी -1 है, तो क्या होगा +2.8 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो +2.8 प्लस -6.80 इंटू 1, तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा -6.80, ऑब्वियस सा बात है, कोई दिक्कत इसमें। अब कोवेरिएंस में भी क्या बताया था, ये सब जोड़ने के बाद डिवाइड बाई n होगा जो कि 10 है। उसके बाद एक थर्ड वाले में -7.8 जो निगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा नेगेटिव, तो 7.80, 7.80 इंटू 3 23.4, तो -23.40। दूसरा देखो, दूसरा वाला प्लस होगा, ऑब्वियस बात है, माइनस माइनस प्लस 0.80 इंटू 3 +2.4 आ गया। ये माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस नहीं होगा, ये होगा माइनस, क्यों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, माइनस होगा, ऑब्वियस बात है। 1.20 इंटू 6, 1.20 इंटू 6 -7.20, ठीक है, ये एक प्लस है एक माइनस है, तो -0.20, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या है 3.20 इंटू 3, ये प्लस होगा, ऑब्वियस दोनों दोनों प्लस है काय की, तो 3.20 इंटू 3 9.60, ठीक है, ये दोनों प्लस है, ऑब्वियस प्लस होगा। 5.20 इंटू 4, ये दोनों प्लस है तो 1.20, और ये माइनस है तो -7.20 हो गया। डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10 निकालो, 2.80 -6.80 -23.40 +2.40 -7.20 -0.20 +9.60 +20.80 +1.20 -7.20 -8/10
इक्वल्स टू -0.08, सॉरी -0.8। ठीक है, क्या सही है अपना? देख लेते हैं, -0.8। देखा कैसे एक ही साथ सॉल्व हुआ, कितना टाइम लगा होगा? खैर यहाँ तो टाइम लगेगा क्योंकि बताते हुए सॉल्व कर रहा हूँ। अगर ऐसे सॉल्व करो खुद से बैठ के, कितना टाइम लगेगा? कुछ लगना ही नहीं है सर। अगर टैबुलर बनाने जाऊं तो इतना कंफ्यूजन होता है बच्चों को टैबुलर के फॉर्म में, ये इसके ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, स्टेप है ही नहीं कि स्टेप में क्यों लग रहे हो? कहानियां समझो, कहानियां समझो, मतलब कैसे फ्लो कर रहा है। माइंड में पिक्चर बनाओ, इमेज बनाओ, जो बनाना है बनाओ, पर माइंड के अंदर एक फ्लो चार्ट की तरफ फॉर्म करो कि कैसे फ्लो कर रहा है, और उसके बाद सॉल्व करो। अब जैसे ही ये आ गया, करना है सर कोरिलेशन निकालना, और क्या। इसको हम लोग आर ए बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें सर क्या फार्मूला था? कोवेरियंस ए बी बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ए, स्टैंडर्ड डिविएशन बी, तो कोवेरियंस ए बी -0.8, स्टैंडर्ड डिविएशन ए कितना आया था? निकला था ना 4.56, 2.90। ठीक है, अब ये देखो निगेटिवली कोरिलेटेड है, निगेटिवली कोरिलेटेड क्योंकि माइनस है ऊपर, निगेटिवली कोरिलेटेड है। अगर हमारा कोवेरियंस नेगेटिव आ गया तो ऑब्वियस सा बात है कि ये नेगेटिवली कोरिलेटेड ही होगा, ध्यान रखना। माइनस, नेगेटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, कोई दिक्कत? कोरिलेशन कहाँ निकाला है? स्टैंडर्ड डिविएशन कोरिलेशन -0.0605। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ये जितना भी कोरिलेशन, कोवेरियंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये जो पूरा कहानी है सिंगल सिक्योरिटी से चालू हुआ और दो सिक्योरिटी पे खत्म, पर इनका काम आएगा पोर्टफोलियो में। ठीक है, अभी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस था, ये तो आपका पोर्टफोलियो के लिए भी निकलेगा, पर आपको पोर्टफोलियो के लिए भी बस ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 3 सिक्योरिटी के वाले क्वेश्चन पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता। 2 से 3 सिक्योरिटी वाले, कि एक पोर्टफोलियो में अगर 2 सिक्योरिटी है या 3 सिक्योरिटी है, 2 है या 3 सिक्योरिटी है, तो क्या होगा? इससे आए का क्वेश्चन आपसे आईसीआई नहीं पूछता है। सर 2 वाला तो देख ही लिया हमने, 2 वाला हमने क्या देखा? कोवेरियंस और कोरिलेशन देखा है बस। 2 वाले का एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं देखा, 2 वाले का हमने वेरिएंस नहीं देखा, 2 वाले का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं देखा, पर कोवेरियंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला है, तो अब वही तो चालू होगा। अब उसके नीचे का नेक्स्ट स्टेप, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। आया समझ में? सीक्वेंस क्या बना? फिर से सीक्वेंस रिवाइज करेंगे, आओ। सीक्वेंस देखो क्या बना। पहला, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सिंगल सिक्योरिटी। उसके बाद वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी। अब इन दोनों को लिंक करने के लिए, किसको? इसको पोर्टफोलियो से लिंक करने के लिए 2 चीज बीच में आया तुम्हारे। क्या आया? कोवेरियंस बिटवीन 2 सिक्योरिटी, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन, ये हमेशा 2 सिक्योरिटी के बीच ही निकलता है। दूसरा सिक्योरिटी हो सकता है मार्केट, उससे कोई दिक्कत।
अब ये दोनों बीच में आके एक ब्रिज बनाया, और ब्रिज बनाने के बाद अब फिर से क्या फॉर्म होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, और उसके बाद लास्टली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। आया समझ में? तो ये दोनों क्या था, ये दोनों है तुम्हारा ब्रिज। क्या है ये दोनों, क्या है, ब्रिज। ये दोनों क्या है, ब्रिज। ये तुम्हारा ब्रिज बना के तुमको सिक्योरिटी से उठा के पोर्टफोलियो में लेके आता है। समझ में आया? अब एक और चीज, जब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा था हमने, ध्यान देना। जब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला लिखा तो हमने कहा कोवेरिएंस ए बी बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ए बाय स्टैंडर्ड डिविएशन बी। तो हम कह सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट ए बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन बी इक्वल्स टू कोवेरिएंस ए बी। आया समझ में? तो क्या ये कोई फॉर्मूला है? नहीं, फॉर्मूला ये था, इससे ये क्या हुआ, डिराइव हो गया। समझ गए? इससे ये क्या हुआ, डिराइव हो गया। कोई दिक्कत? क्या इस चीज को समझने में कोई दिक्कत, डिराइव कैसे हुआ? अब इसी का यूज हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। और उसके पहले कुछ फॉर्मूला आगे बढ़े। क्यों? तो सर यहां तक तो पहुंच गए हम लोग, ठीक है, ब्रिज हमारा बना लिया हमने नदी पार करने के लिए। अब हम लोग आते हैं सर नदी पार करने के बाद जो हमारा जवाब होगा वो वाले। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें, क्या समझे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें, तो वो कहता है ज्यादा मत सोचो। बोलता है अगर मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया था और तुमने 80 रुपया सिक्योरिटी ए में लगाया, 20 रुपया सिक्योरिटी बी में लगाया, तो सिक्योरिटी ए का वेट क्या है, 0.80, 80%, और 80/100। और सिक्योरिटी बी का वेट क्या है सर, 20/100, 0.20। तो ये तुम्हारा वेट है किसका, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी का। मान लो सिक्योरिटी ए का रिटर्न 12% है, सिक्योरिटी बी का रिटर्न 10% है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का क्या होगा, तो बोलता है कुछ नहीं सर, 12%, इसका वेट कितना है सर, 0.80, इतना इन्वेस्ट किया है ना, प्लस 10%, 0.20, निकल गया पोर्टफोलियो का रिटर्न। और क्या, कितना होगा, निकालिए तो, 12 × 0.80, 9.60, और 10 × 0.20, तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा 11.16%, 60%, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, अब इसी को फॉर्मूला लिखने से क्या लिखेंगे हम लोग, कुछ नहीं, वेट मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेट मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न का सम कर दीजिए। ठीक है, वेट मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेट मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसका सम कर देंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकल जाएगा। लेकिन अगर हम वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो ये इतना इजी नहीं है। अगर वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो ये थोड़ा अलग तरह से चलेगा। क्यों? ये अलग फार्मूला दिया। अब ये सब जो फार्मूला है कैसे आया नहीं आया इसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, फार्मूला बहुत इजी है। लेकिन बोला सिक्योरिटी वन का वेट क्या है, बोला W1 है, तो बोला W1 का स्क्वायर कर दो और वेरिएंस ले लो सिक्योरिटी वन का। ठीक है, बोला सिक्योरिटी टू का वेट क्या है, बोला W2 है, बोला उसका स्क्वायर कर दो और वेरिएंस ले लो। बोला तीसरा सिक्योरिटी भी जोड़ लेते हैं हम लोग, थर्ड सिक्योरिटी को भी ले आते हैं, छोड़िए दो ही बनाते हैं। ठीक है,
दो ही सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, थर्ड पे आएंगे जब क्वेश्चन आएगा तो दो ही सिक्योरिटी पर आते हैं अभी। अब करो 2 इंटू W1 इंटू W2 इंटू डिविएशन 1 इंटू डिविएशन 2 इंटू कोरिलेशन 1 2। तो जरा इसको अभी आपको मैंने बताया है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऊपर देखो जरा, अभी ऊपर डिराइव किया था ना, कोरिलेशन ए बी इंटू डिविएशन बी को हम कोवेरियंस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो इस फॉर्मूला लिखने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, वेट 1 का स्क्वायर डिविएशन 1 का स्क्वायर, वेट 2 का स्क्वायर डिविएशन 2 का स्क्वायर, प्लस 2 W1 W2 इंटू कोवेरियंस 1 2। तो ये इससे डिराइव हो गया, याद रखना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी डिराइव हो रहा है। किससे डिराइव हुआ, इससे डिराइव हो गया, समझ गए। तो क्वेश्चन में हमें ये अवेलेबल हो तो भी आंसर मिल जाएगा, अगर ये अवेलेबल हो तो ऐसे आंसर मिलेगा, क्या दिक्कत है, जो इस्तेमाल करना है करो। अगर कोवेरियंस है तो उसका इस्तेमाल करो, कोवेरियंस नहीं है तो उस केस में जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करो, ठीक है। ये हुआ वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। सर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा, कुछ नहीं, अभी ऊपर वेरिएंस निकाल लिया ना, उसका अंडर रूट कर दो, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है, जो वेरिएंस निकाला उसका अंडर रूट कर दो, काम खत्म, क्या कोई दिक्कत। तो हमने जो ब्रिज बनाया कोवेरियंस का, किस लिए बनाया था, कोरिलेशन कोफिशिएंट का ब्रिज किस लिए बनाया था, ये करने के लिए, इस फॉर्मूला के लिए वो ब्रिज बना था, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला के लिए वो ब्रिज बना था। पोर्टफोलियो का रिस्क, पोर्टफोलियो का वेरिएंस, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वो ब्रिज बना था। कौन ब्रिज था, कोवेरियंस और कोरिलेशन। वो हमको नदी के इस पार लेके आया, सिंगल सिक्योरिटी से पोर्टफोलियो पे लेके आया, समझ में आया। तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, और देखो कितना इजी है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 समझ गया, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सर, सब चीज डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादा हार्ड है क्वेश्चन नंबर 3 से, अगर मुझसे पूछो तो बनाने के बाद, बनाने के टर्म में, मतलब टाइम टेकिंग के टर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, देखो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला उसके पास 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। बोला सिक्योरिटी बी का स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क 10% है, तो वेरिएंस कितना होगा, 100। ये कितना होगा, 18 इंटू 18, स्क्वायरिंग कर दिया बस, 324। एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, 20%। यस सर, कोई सवाल है क्या आपका, नहीं आप यस सर कर 324, कोई दिक्कत, क्यों कर लिया ऐसा हमने, समझोगे आगे क्यों किया ऐसा हमने। गलती कहाँ करता है पता है तुम लोग, गलती करेगा पोर्टफोलियो का वैरियंस निकालने में, पोर्टफोलियो का वैरियंस निकालने में गलती होगा, ध्यान रखो। क्यों, क्योंकि वहां तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं बोला है, क्या बोला, W1 का स्क्वायर डिविएशन 1 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना। ये क्या है, डिविएशन 1 थोड़े है, वेरियंस है, W1 का स्क्वायर इंटू वेरियंस, वेट का स्क्वायर इंटू वेरियंस, ये कहा गया है। तो चलो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे दिया तुमको, ठीक है, बी और डी का 0.15, मतलब कहने का मतलब इसका मतलब ये ठीक है, कोरिलेटेड है पॉजिटिव वे में, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेस विजिबल, भाई इससे डार्क तो इसको यही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और डार्क, लैपटॉप पे चलाओगे तो क्लियर दिखेगा, हो सकता है कि उसमें इतना ठीक है ना डार्क, देखना बताना इतना डार्क ठीक है कि नहीं। 1.5 पे रखते हैं, 2 पॉइंट पे, ठीक, ये शायद ठीक होगा मेरे ख्याल से।
इसका मतलब क्या है कि अगर एक सिक्योरिटी पॉजिटिव वे में बढ़ेगा, दूसरा भी पॉजिटिव वे में ही बढ़ेगा उसी साइड में, ठीक है, नेगेटिव नहीं जाएगा। और ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव को मैंने कि एक अगर बढ़ता तो एक गिरता, समझ गए। अब जो पोर्टफोलियो है उसमें देखो कैसे कैसे पोर्टफोलियो बना है। बोला 100% अगर बी में इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा। अब तुमको बताना है इन चारों में से कौन अच्छा है, ठीक है, फ्रॉम रिस्क एज वेल एज रिटर्न, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कौन अच्छा है। काफी सिंपल है। अगर बोला पोर्टफोलियो वन की बात करें, अगर, हाँ यार सही बात है तुमने, अच्छा बताया, अच्छा दिख रहा है मुझे भी। पोर्टफोलियो अगर वन की बात करें तो वहां पे क्या है सर, सिर्फ एक सिक्योरिटी है, कौन, सिक्योरिटी बी, क्योंकि पूरा का पूरा 100% वही इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अगर सिर्फ सिक्योरिटी बी है पोर्टफोलियो वन के अंदर तो उसका रिटर्न क्या होगा, तो जो सर सिक्योरिटी बी का रिटर्न होगा। सिक्योरिटी बी का रिटर्न कितना है जरा देखो तो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, मतलब इसको रिस्क कहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन को रिस्क कहा जाता है। रिस्क कितना होगा, रिस्क करने का मतलब, रिस्क कहता है क्यों, क्योंकि निगेटिव साइड को शो कर रहा होता है, पर ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन 10%, ऐसा कहने मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ मूव कर सकता है। लेकिन हमेशा चाहे फाइनेंशियल टर्म में तो हमेशा क्या दिखाया गया, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, हमेशा नेगेटिव सोचना है, पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, नेगेटिव सोचो। लेकिन लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना, इसमें नेगेटिव सोचो, फाइनेंशियल में 10%। तो रिस्क क्या है 10%, 10% डाउन जा सकता है, 10% अप जा सकता है, ठीक है। अब मैंने कहा था कभी भी अप का मत सोचो, तुम सोचते हो अप चल जाएगा सिर्फ 22% हो जाएगा। अगर -10 गया तो क्या होगा, 2% हो जाएगा। तो रिस्क जितना कम हो उतना अच्छा है ना। अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12% तो मैं 12% कमाऊं, 1% ऊपर नीचे चलेगा, पर 10% ऊपर नीचे दिक्कत है। दूसरे पोर्टफोलियो का बात करें तो पोर्टफोलियो टू, अब पोर्टफोलियो टू में क्या है, पोर्टफोलियो टू में 50% बी में 50% डी में। तो अगर 50% बी में और 50% डी में, तो वेट क्या है सर, एक का 50%, वेट क्या है डी का सर 50% है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो टू का कितना होगा, तो सर आपने कहा था वेट इनटू रिटर्न कितना है सर, बी का 12%, ठीक है। और इसका कितना होगा, वेट इनटू रिटर्न, इसका कितना है 20%। इसका मतलब सर 6% प्लस 10%, सर पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा 16%। अगर अब इसके रिस्क की बात करें तो पहले निकालना पड़ेगा वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, ध्यान रखिएगा क्या निकलेगा, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, उसके बाद रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अगर वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो वो क्या होगा सर, वेट का स्क्वायर डब्ल्यू बी का स्क्वायर, सर वेरिएंस ऑफ बी, सर वेट ऑफ सिक्योरिटी डी का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी डी, मैं उसको 2 लिख देता हूँ, आप लोग सही लिखिएगा। चार चार्ज, अब क्या करें सर, दो चीज है, या तो सर हम 2 डब्ल्यू बी डब्ल्यू डी और कोवेरियंस बी डी ले ले, निकाल सकते हैं ना कोवेरियंस, निकाल सकते हैं कोवेरियंस, दिया हुआ है कोरिलेशन दिया हुआ है हमको, स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का दिया हुआ है, तो उससे कोवेरियंस निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका सर, इसकी जगह पे, सिर्फ इसकी जगह बता रहा हूँ, 2 इंटू डब्ल्यू बी डब्ल्यू डी इंटू डिविएशन बी डिविएशन डी इंटू कोरिलेशन बी डी, ये कर लेते हैं। जो सही लगे वो कर सकते हो, या तो कोवेरियंस निकाल लो पहले और से सॉल्व कर लो, या फिर ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो सॉल्व किया जाए। तो ये तो सर 10 है, ये 18 है, ठीक। तो 0.50 इंटू 10। अब ध्यान रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करोगे तो 25 हो जाएगा,
लेकिन अभी भी करोगे तो 0.50 का स्क्वायर करोगे 0.25 इंटू 100 25 ही होगा। क्यों, एक चीज बताओ, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 36। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो 2 तिया 6, 6 छक 36। ये कहाँ से आया, ये आया है ए पे पावर n इंटू बी पे पावर n इक्वल टू ए बी पे पावर n, अगर याद हो तो सर हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, डब्ल्यू बी इंटू डिविएशन बी का होल स्क्वायर, यस कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ होता करो, फिर से करो, दूसरा टर्म ले लो। सर 10 का स्क्वायर इंटू 12 का स्क्वायर, तो सर 10 दहें के 100, 12 12 144, तो ये हो गया 14,000, 14,400, ठीक है। अब सर 10 इंटू 12 का होल स्क्वायर जरा करके देखिए तो कितना होता है। सर 10 इंटू 12 का होल स्क्वायर 14,400, क्या समझे। तो इस फॉर्मूला को याद करने का एक और सिंपल तरीका है कि इस तरह से स्क्वायरिंग लिखने की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.50 इंटू डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 0 पॉइंट, दोनों का वेट एक ही था तो 10 उधर से 18 इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों का वेट अलग अलग होता तो को ध्यान रखना था कि 10 किसके साथ 18 किसके साथ है। प्लस 2, W1 क्या है, अरे यार चल क्या नहीं रहा, 0.50 0.50 इंटू 10 इंटू 18 इंटू कितना दिया था वो, 0.15। सॉल्व करिए सर, 0.50 इंटू 10 का स्क्वायर 25 प्लस 0.50 इंटू 18 का स्क्वायर 81 प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 18 इंटू 0.15 इक्वल्स टू 13.50। जोड़ दीजिए, 25 प्लस 81 प्लस 13.50, 119.50। तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कितना होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना होगा, अंडर रूट 119.50, 10.93%। आया समझ में, देखा आपने। आइए चलिए मिला लेते हैं एक बार। टेन 10.93% और 16%, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड वाले में क्या होगा, कुछ नहीं सर, बी का 75%, डी का 25%, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, यहाँ देख लीजिए सर, 75 इंटू 12, 25 इंटू 20, 14%। और इस केस में ऑब्वियस सा बात है, यहाँ भी कर सकते हैं सर, 0.75 इंटू 10 का होल स्क्वायर 56.25 आया कि नहीं सर, 0.25 इंटू 18 उसके बाद होल स्क्वायर 20.25। ये याद करना इजी होता है, W1 बाई डिविएशन 1 का होल स्क्वायर प्लस W2 और डिविएशन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 इंटू डिविएशन 1 डिविएशन 2 इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 2, ये ज़्यादा इजी याद करना, ठीक है। ये W1 का स्क्वायर डिविएशन 1 का स्क्वायर W2 का स्क्वायर, टाइम टेकिंग है, 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, हर को फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका इजी टर्म क्या है, ऐसे, ये इजी हो गया, ये इजी हो गया। कहाँ से निकाला हमने, ड्राइव किया, ए पे पावर n इंटू बी पे पावर n
तो हम कह सकते हैं ए बी में पावर एन, इसका इस्तेमाल किया हम, क्या समझे। वो ऐसा नहीं करता, वो देखो 0.50 फिर 10 का स्क्वायर, तो ऐसे करोगे तो 0.50 का स्क्वायर करोगे, फिर 10 का 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे। क्यों करे इतना? अगर मैं 3 क्लिक में कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं 3 क्लिक में सॉल्व करूंगा। 0.75 इंटू 10 का स्क्वायर 56.25, क्या समझे, 56.25। गलती नहीं होगा, सही आएगा, टेंशन मतलब, क्योंकि ये सीपीटी का पार्ट है, सॉरी फाउंडेशन का पार्ट है, सीपीटी का नहीं, फाउंडेशन रह गया, फाउंडेशन में पढ़ाया गया था, ठीक है। अगर सिर्फ डी में रखकर 20 और 18%, अब बनाओगे चार्ट, अब इसके बाद रिटर्न है 12 डिविशन 10, रिटर्न है 16 डिविशन 10.93, रिटर्न है 14 डिविशन 9.31, रिटर्न है 20 डिविशन 18, ठीक है। अब जरा खुद से देखो इनमें से कौन सा हाईएस्ट रिटर्न है। सर हाईएस्ट रिटर्न तो ये दिख रहा है, पर उसका क्या हाईएस्ट रिस्क भी है? हाँ सर हाईएस्ट रिस्क है। तो रिस्क के हिसाब से सबसे अच्छा कौन दिख रहा है? सर ये दिख रहा है। तो अगर हम रिटर्न के हिसाब से कहें, रिटर्न के हिसाब से तो पोर्टफोलियो 4, पोर्टफोलियो 4, रिस्क के हिसाब से कहें तो पोर्टफोलियो 3। लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका होता है, 10/12, 16 ये, 14 ये, 20 ये, इसमें सिंगल निकलेगा कौन होगा कि पर यूनिट ऑफ रिस्क व्हाट इज द रिटर्न, पर यूनिट ऑफ रिस्क व्हाट इज द रिटर्न, रिटर्न बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, रिटर्न बाय अगर रिस्क करोगे तो क्या निकलेगा, क्या मतलब हुआ, रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो जो रिटर्न ज्यादा रहेगा पर यूनिट ऑफ रिस्क का वो अच्छा है, ठीक है। पर एग्जाम में वो पूछा नहीं है तुमसे, वो तुमसे पूछा कि रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है। अगर वो बोलता है इनमें से एक को चुनना है, पोर्टफोलियो 1 2 3 4 में से एक को चुनना है, तब हम यूज करते हैं रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। या फिर डाटा हमारे पास और अवेलेबल होता तो हम लोग शार्प इंडेक्स, ट्रेनर रेशियो, ठीक है, जेनसेन अल्फा, इसका इस्तेमाल करते हैं। सीखेंगे आगे, सब आएगा आगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ यही डाटा हो मेरे पास तो हम रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क का यूज करेंगे निकालने के लिए कि कौन सा इनमें से एक सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, समझ गए। तो वो समझ में आ गया। सबसे पहले आज का क्लास हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन सेम है आपका, बनाओगे खुद से, सेम ही है, ट्राई करना, नहीं होगा चौथा हम लोग बनाएंगे कल, पांचवा भी हम लोग कल ही बनाएंगे, ठीक है। अब और एक चीज समझ में आया, कोरिलेशन कोवेरियंस किस लिए है, वो बस ब्रिज का काम करता है, कहाँ, पोर्टफोलियो तक पहुंचाने के लिए, पोर्टफोलियो तक पहुंचाने के लिए। एक बार पोर्टफोलियो तक पहुंचा दिया उसका काम खत्म, किसका काम खत्म, कोवेरियंस का काम खत्म, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का काम खत्म, ठीक है। अब पोर्टफोलियो में सिंगल सिक्योरिटी भी हो सकता है कि पोर्टफोलियो 1 और 4 के केस में सिंगल सिक्योरिटी था, ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो 2 और 3 के केस में 2 सिक्योरिटी था, और आपसे एग्जाम मैक्सिमम 2 या 3 सिक्योरिटी का ही पूछेगा, समझ गए। अगर सर 3 सिक्योरिटी हो तो फॉर्मूला क्या होगा, ये भी देखिए काफी इजी है, समझ लेते हैं, क्योंकि अभी जा ही रहे समझते हुए जाते हैं। अगर हमसे बोल दे 3 सिक्योरिटी है पोर्टफोलियो में, उसका रिटर्न का फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, वेट मल्टीप्लाई बाय रिटर्न, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिस्पेक्टिव सिक्योरिटी, उसमें बस कुछ नहीं होगा, प्लस प्लस, अब क्योंकि ये 3 है तो 3 को वेरिएंस होगा, एक को वेरिएंस होगा डिविएशन 1, एक को वेरिएंस होगा 1 और 2 के बीच में, एक को वेरिएंस होगा 2 और 3 के बीच में, और एक को वेरिएंस होगा 1 और 3 के बीच में। तो फॉर्मूला सिंपली हो जाएगा 2 W1 W2 को वेरिएंस 1 2 प्लस 2 W2 W3 को वेरिएंस। अब यहाँ पे आप चाहे तो R1 2 और डिविएशन 1 डिविएशन 2 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोवेरियंस 2 3 प्लस 2 सॉरी प्लस 2 W1 W3 कोवेरियंस 1 3, आया समझ में।
कुछ नहीं करना, जितना कोवेरियंस होगा वही सब यहाँ W1 कोवेरियंस 1 2 है W1 W2, कोवेरियंस 2 3 है तो W2 W3, कोवेरियंस 1 3 है तो W1 W3। ये अगर 3 सिक्योरिटी हुआ तो कोवेरियंस और कोरिलेशन का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पहुंचाना, वो ब्रिज देना कहां पहुंचने के लिए, वो ब्रिज देना कहां पहुंचने के लिए? पोर्टफोलियो के रिस्क को निकालने के लिए। बस पोर्टफोलियो को रिस्क को निकालने के लिए आपको बस वो ब्रिज प्रोवाइड करता है। समझ गए? और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे हम लोग, रात काफी हो गया है। कितने 1.5 नहीं, चलिए तो कोई सवाल नहीं है तो रखा जाए आज के लिए।